बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चल रहा है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो कल आपको मैंने बताया था कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला ऑर्गन है, इसीलिए त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या हरफनमौला या ऑलराउंडर कहते हैं। तो पिछले वीडियो में बेटा आपको मैंने त्वचा के बहुत सारे कार्य समझाए थे, ठीक है। अब इस पाठ में केवल 2 ही टॉपिक शेष हैं जो शायद 2 या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेटा त्वक ग्रंथियाँ, त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियाँ, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको इसमें ये याद रखनी है कि त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियों की उत्पत्ति अधिचर्म के मैलपीघी स्तर से होती है, ठीक है ना। तो बेटा चूँकि अधिचर्म के मैलपीघी स्तर से होती है इसलिए सारी की सारी त्वक ग्रंथियाँ इन ओरिजिन एक्टोडर्मल होती हैं। तो बेटा यहाँ मैं शॉर्ट में कह देता हूँ कि मनुष्य की त्वचा में पाई जाने वाली त्वक ग्रंथियाँ अधिचर्म के मैलपीघी स्तर के रूपांतरण से बनती हैं, ठीक है ना। मैलपीघी स्तर को मैंने इंग्लिश में क्या बोला था? स्ट्रेटम जर्निवेटम, फर्स्ट स्तर जो आधार कला के जस्ट ऊपर उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो बेटा चूंकि त्वचा में पाई जाने वाली समस्त त्वक ग्रंथियां मैलपीघी स्तर के रूपांतरण से बनती हैं, अतः ये सभी इन ओरिजिन एक्टोडर्मल होती हैं। एक्टोडर्मल सुन लिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियों की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है, तो आप बेटा इसमें एक्टोडर्म बोलेंगे। एक बात खत्म हो गई। अब त्वचा में विभिन्न प्रकार की त्वक ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं श्वेत ग्रंथि को, ठीक है ना बेटा। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में देखना पड़ेगा, अलग से चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर उससे ना आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा स्तर तो मैंने अधिचर्म का बना दिया, मान लीजिए, है ना। क्या बना दी बेटा ये पूरी की पूरी? एपिडर्मिस। और बेटा आपको पढ़ा चुका हूँ कि अधिचर्म से लगभग 2 से 3 गुना मोटा अधिचर्म के नीचे चर्म या डर्मिस होता है, ठीक है ना। अपन कौन से प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं? श्वेत ग्रंथियाँ, है ना। तो आप बोर्ड पे देखें और ध्यान से देखें। ये ग्रंथियाँ सरल नलिकाकार होती हैं। इनका निचला सिरा कुंडलित होता है। इनका निचला सिरा कुंडलित होता है, ठीक है। और बेटा एक महीन नलिका के द्वारा, अभी मैं चित्र में बताऊंगा, एक महीन नलिका के द्वारा ये अधिचर्म की सतह पर खुलती हैं। महीन नलिका के द्वारा अधिचर्म की सतह पर खुलती हैं। बैठ गई आपके समझ में? ये तो अपन को सबसे पहला पॉइंट बोलना है बेटा। जैसा कि अपन ने श्वेत ग्रंथियों को स्टार्ट किया है, तो आप इसमें सबसे पहले पॉइंट में क्या बोलेंगे कि श्वेत ग्रंथियां सरल एवं नलिकाकार होती हैं। इनका निचला सिरा कुंडलित होता है,
तथा महीन नलिका के द्वारा ये अधिचर्म की सतह के ऊपर खुलती हैं। पहली बात खत्म कर दी। अब बेटा दूसरी बात पे आइए कि स्वेद ग्रंथियों से स्वेद यानी कि पसीना स्रावित होता है। स्वेद ग्रंथियों से स्वेद यानी कि पसीना स्रावित होता है, जिसके अंदर बेटा जल, लवण व अल्प मात्रा में यूरिया उपस्थित होता है। ठीक है। एक और छोटी सी बात आपको जाननी है कि पसीने अथवा स्वेद का स्वाद नमकीन होता है। ये पॉइंट नंबर दूसरा हो गया बेटा। ठीक है। अब तीसरी बात पे आइए। स्वेद ग्रंथियां एपोक्राइन या अंशस्रावी प्रकृति की होती हैं। स्वेद ग्रंथियां एपोक्राइन या अंशस्रावी प्रकृति की होती हैं। कल आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूं बेटा कि एपोक्राइन या अंशस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो स्वयं के द्वारा स्रावित स्राव के साथ अल्प मात्रा में कोशिकीय अंश को भी स्रावित पदार्थ के साथ सतह पर मुक्त करती हैं। बैठ गई आपके समझ में? तो इनको ना अंशस्रावी या एपोक्राइन ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है। एक और बात इसी पॉइंट में आप नोट कर लें कि ये जो ग्रंथियां हैं ये तापमान के नियमन का कार्य करती हैं। ठीक है ना। कैसे करती हैं तापमान का नियमन? जब वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ज़्यादा तापमान के कारण बॉडी का सरफेसियल टेम्परेचर बढ़ने लगता है, सतही तापमान। और बेटा आप सब जानते ही हैं कि मनुष्य एक समतापी प्राणी है। ठीक है। तो उस केस में त्वचा में उपस्थित स्वेद ग्रंथियों के द्वारा अधिक से अधिक पसीना या स्वेद स्रावित होता है। और बेटा पसीने के वाष्पीकरण से त्वचा का टेम्परेचर पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। और बेटा ये पूरी की पूरी क्रिया नियंत्रित होती है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है ना। तो एक्चुअल में स्वेद ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। स्वेद ग्रंथियों से उत्सर्जित पसीना वाष्पीकृत होकर बॉडी के सरफेसियल टेम्परेचर को कम करके बॉडी के तापमान को कंट्रोल्ड करता है। ठीक है बेटा। एंड चौथी और अंतिम बात पे आ जाइए बेटा कि मनुष्य में स्वेद ग्रंथियों की संख्या लगभग 25 लाख होती है। मनुष्य में स्वेद ग्रंथियों की संख्या लगभग कितनी बताई बेटा? 25 लाख। लेकिन बेटा शरीर में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर स्वेद ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, और वो स्थान हथेली एवं तलवे हैं। ठीक है बेटा। तो ये चारों पांचों पॉइंट आपको स्वेद ग्रंथियों के अंतर्गत याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। अब 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो। देखो बेटा स्वेद ग्रंथि इस प्रकार से होगी। ये पतली सी नलिका अधिचर्म में बना दी अपन ने। ये डर्मिस में धसी हुई है बेटा, और डर्मिस में धसने के पश्चात ये यहाँ आकर के कुंडलित हो जाएगी। ठीक है ना। तो स्वेद ग्रंथियों के द्वारा स्रावित स्राव इस पतली नलिका के द्वारा अधिचर्म की सतह के ऊपर बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हैं, आपको मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था कि स्वेद ग्रंथियां सरल एवं नलिकाकार होती हैं। ठीक है।
जिनका निचला सिरा कुंडलित होता है। देख लो आप, निचला सिरा मैंने कुंडलित बना दिया। ठीक है, आगे चलिए। तथा महीन नलिका के द्वारा ये अधिचर्म की सतह पर खुलती हैं। तो बेटा देखो, ये महीन नलिका जा रही है और महीन नलिका के द्वारा ये श्वेत ग्रंथि अधिचर्म की सतह पर खुल रही है। क्लियर है आपको? आगे चलिए। श्वेत ग्रंथियों के द्वारा स्वेद अथवा पसीना स्रावित होता है। ठीक है, स्वेद अथवा पसीना स्वाद में नमकीन होता है। इसके द्वारा जल, अनावश्यक जल, ठीक है ना, उसके अलावा लवण तथा अल्प मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन होता है। तीसरे पॉइंट में मैंने बोला कि श्वेत ग्रंथियां अंशस्रावी यानी कि एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। ये ग्रंथियां स्वेद अथवा पसीने का उत्सर्जन करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। आपको मैं मस्तिष्क के उस भाग का नाम भी बता चुका हूं जो तापमान नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। और सबसे लास्ट में आपने बोला बेटा कि जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं इनकी संख्या लगभग मनुष्य की त्वचा में 25 लाख होती है। ठीक है, लेकिन शरीर में जैसे अपन मनुष्य की बात करें तो हथेली एवं तलवों में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको श्वेत ग्रंथियों में याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन दूसरे प्रकार की ग्रंथियां शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक समझते रहना। श्वेत ग्रंथियों को मैं बोर्ड पे चित्रित भी कर चुका हूँ। इस चित्र से आपके समझ में बैठ सकता है कि श्वेत ग्रंथियां सरल एवं नालाकार होती हैं। इनका निचला सिरा कुंडलित होता है एवं ये ग्रंथियां एक अत्यंत महीन नलिका के द्वारा कहाँ पर हैं? अधिचर्म की सतह पर खुलती हैं। कहानी खत्म। अब आ जाइए दूसरे प्रकार की ग्रंथि। क्या नाम लिखेंगे अपन? हेडिंग नंबर दूसरा, तेल ग्रंथियां। तेल ग्रंथियां, इनको मैं कोष्टक में क्या लिख रहा हूं बेटा? अंग्रेजी में इनको बोलते हैं सेबेसियस। तेल ग्रंथियों को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा सेबेसियस ग्रंथियां। और बेटा सेबेसियस ग्रंथियों अथवा तेल ग्रंथियों को पढ़ने के लिए भी आप सबसे पहले एक छोटे से चित्र को देख लो। ठीक है बेटा? देखो, ये देखो, आप सभी बच्चों को पता है कि ये आधार कला है। इस आधार कला के ऊपर सामान्यतः स्तंभाकार कोशिकाओं से बना अधिचर्म का प्रारंभिक स्तर, मेलपीगी स्तर उपस्थित होता है ना? तो बेटा यही स्तर अंदर की ओर धंसकर रोम पुटक का निर्माण करता है। ठीक है ना? और बेटा ये जो अंदर की ओर धंसा ना, ये बिल्कुल ऊपर सतह तक पहुंच जाती है। इस तरह से ये मैंने क्या बना दिया? रोम पुटक बना दिया। और बेटा इसी रोम पुटक के वलन से बनती है तेल ग्रंथियां। ये तेल ग्रंथि दिया है ना? और बेटा यहाँ से ना ये बाल निकलेगा और ये अधिचर्म के बाहर निकल गया, और अधिचर्म से बाहर निकले रोम के भाग को अपन रोम कांड कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं तेल ग्रंथियों के बारे में समझाता हूँ। तो ध्यान से देखना बेटा। तेल ग्रंथियां अथवा सेबेसियस ग्रंथियां, पॉइंट नंबर फर्स्ट सुन लीजिए। ये ग्रंथियां रोम पुटिकाओं के पास, रोम पुटिकाओं के पास, ठीक है, देख लो आप पास में ही हैं, उन्हीं के चाहे यूं बोल दो
उन्हीं की उपकला के बलन से बनी, उन्हीं की उपकला के बलन से बनी तथा रोम पुटक में ही खुलती है। तो ये बेटा तेल ग्रंथियों के सम्मान में पॉइंट नंबर पहला हो गया, मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। देखिए आप कैसे बोलोगे बेटा, तेल ग्रंथियाँ अथवा सेबेसियस ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ रोम पुटिकाओं के पास रोम पुटिकाओं की उपकला के वलन से बनी होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको तो अपन बोलते हैं रोम पुटिका। तो पहली बात तो मुझे बताओ, क्या ये रोम पुटिकाओं के पास नहीं है? हैं। दूसरी बात, रोम पुटिकाओं की उपकला के अंतर्वलन से बनी, बहिर्वलन कह दो आप, अंतर और बहिर को छोड़ो, सिंपली वलन कह दो। आप ऐसे बोल दो कि तेल ग्रंथियां रोम पुटिकाओं के पास उन्हीं की उपकला के वलन से बनी होती हैं, ठीक है। और एक बात आप देख सकते हैं बेटा, अंततः तेल ग्रंथियां रोम पुटक के अंदर ही खुलती हैं। तो इन तीनों बातों को मैंने एक पॉइंट के अंतर्गत लिख दिया। पॉइंट नंबर दूसरे पर आइए बेटा, और ध्यान से चलना। एक शब्द बोर्ड पे आपके सामने मैं लिख रहा हूं बेटा, होलोक्राइन। कल आपको मैं पढ़ा चुका हूं पूर्ण स्रावी। तो बेटा जो तेल ग्रंथियां होती हैं ये होलोक्राइन अथवा पूर्ण स्रावी प्रकृति की होती हैं। पूर्ण स्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं बेटा जो ग्रंथिल कोशिकाओं में जब स्त्रावित होने वाला पदार्थ निर्मित हो जाता है तो पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है और स्रावित पदार्थ के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। तो बेटा ये तेल ग्रंथियों की विशेषता है कि ये ना होलोक्राइन अथवा पूर्ण स्रावी प्रकृति की होती हैं। यानी कि जब तेल ग्रंथियों की कोशिकाओं में उत्सर्जी पदार्थ भर जाते हैं, गौर करना, उत्सर्जी पदार्थ भर जाते हैं तो पूरी की पूरी कोशिका नष्ट होकर उत्सर्जी पदार्थ के साथ साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। वेरी गुड। आगे चलिए बेटा, तीसरे पॉइंट पर आइए, ध्यान से सुनना। कि तेल ग्रंथियों के द्वारा बेटा दूध के समान गाढ़ा तेल अथवा सीबम नामक पदार्थ स्त्रावित होता है। बैठ गया आपके समझ में? जो बेटा रोमकांड आपको बता चुका हूं कि अधिचर्म के बाहर निकला रोम का भाग रोमकांड कहलाता है। जो रोमकांड व उसके आसपास की त्वचा को, आसपास की त्वचा को नम और चिकना बनाता है। ठीक है भाई साहब, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया बेटा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 पर आइए। तेल ग्रंथियां शरीर के सभी अंगों पर पाई जाती हैं, शरीर के सभी अंगों पर पाई जाती हैं। तेल ग्रंथियां शरीर के सभी अंगों पर पाई जाती हैं। हथेली एवं तलवों, हथेली एवं तलवों पर तेल ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी, होठ, लिप्स, स्तनों के निपल्स, स्तनों के निपल्स, होठ, स्तनों के निपल्स एवं जननांगों, जननांगों पर तेल ग्रंथियां बिना रोमों के उपस्थित होती।
बिना रोमों के उपस्थित होती हैं। चौथा पॉइंट हो गया। एंड बेटा सबसे लास्ट पॉइंट में अपन क्या कहने वाले हैं कि जो ये सीबम होता है ना, सीबम या तेल, इसके अंदर एक रासायनिक यौगिक होता है और उस रासायनिक यौगिक को एर्गेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये रासायनिक यौगिक जिसका नाम मैंने एर्गेस्ट्रॉल बताया, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। ठीक है भाई साहब, तो ये सारी की सारी बात, पूरी की पूरी बात आपको कौन सी ग्रंथि में कहनी पड़ेगी? तेल ग्रंथियों में। तो एक बार बेटा तेल ग्रंथि को मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, तो ना अपनी दो ग्रंथियाँ खत्म हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो श्वेत ग्रंथि और दूसरी तेल ग्रंथि। इसके बाद अपन अगली ग्रंथि पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियाँ, है ना। तो ध्यानपूर्वक सुने। देखो बेटा कौन कौन से पॉइंट आपको बोलने हैं। तेल ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है? सेबेसियस ग्रंथियाँ। तो ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर पहला, ये ग्रंथियां रोम पुटिकाओं के पास, रोम पुटिकाओं की उपकला के अंतर्वलन से बनी। चाहे सिंपली, चलो वापस कहता हूं, ये ग्रंथियां रोम पुटिकाओं के पास उन्हीं की उपकला के वलन से बनी तथा रोम पुटक में ही खुलती हैं, जैसा कि आपको तीनों चीज चित्र में दिखाई दे रही हैं। देखो रोम पुटिका के पास में है, पहली बात। दूसरी बात बेटा रोम पुटिका की उपकला के वलन से बनी है। और तीसरी बात अंततः तेल ग्रंथियां रोम पुटिका में ही खुल रही हैं। तीनों बात हो गई। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। तेल अथवा सेबेसियस ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की होती हैं, यानी कि इनके द्वारा स्त्रावित होने वाला स्राव जब ग्रंथि कोशिका में भर जाता है तो बेटा पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है और नष्ट हुई कोशिका स्रावित पदार्थ के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरी बात पे आइए बेटा कि तेल ग्रंथियों के द्वारा तेल अथवा सीबम नामक रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होता है जो दूध के समान गाढ़ा होता है। यह पदार्थ रोमकांड व उसके आसपास की त्वचा को नम और चिकना बनाए रखता है। सुन लिया बेटा। अगली बात पे आ जाइए। तेल अथवा सेबेसियस ग्रंथियां संपूर्ण शरीर की त्वचा पर पाई जाती हैं, याद रखना पड़ेगा। फिर आपको कहना पड़ेगा हथेली एवं तलवों में तेल ग्रंथियां अनुपस्थित, और उसी में आपको बताना पड़ेगा कि जननांगों में बेटा स्तनों के निपल्स पर और साथ ही साथ लिप्स पर, होठों पर तेल ग्रंथियां बिना बालों के उपस्थित होती हैं। और एक सबसे लास्ट बात जो मुझे तेल ग्रंथियों में कहनी है, बताना पड़ेगा बेटा मुझे कि जो सीबम अथवा तेल होता है उसमें एक रासायनिक यौगिक होता है जिसे एर्गेस्ट्रॉल कहते हैं। यह रासायनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। इसीलिए बेटा विटामिन डी को मुफ्त की विटामिन कहा जाता है। ये चीज़ बेटा कई बार कंपटीशनों में पूछी जा चुकी है कि निम्न में से कौन सी विटामिन मुफ्त की विटामिन होती है। तो वो कौन सी विटामिन बोलोगे आप? विटामिन डी। क्यों बोलोगे बेटा? क्योंकि इसका निर्माण त्वचा में उपस्थित तेल ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाला सीबम, जिसमें रासायनिक यौगिक एर्गेस्ट्रॉल उपस्थित है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। ठीक है बेटा। अब आ गए अपन नंबर 3 प्रकार की ग्रंथियों पे।
और तीसरे प्रकार की ग्रंथियां कौन सी हैं? स्तन ग्रंथि। दो प्रकार की ग्रंथियां अपन पढ़ चुके हैं, तीसरे प्रकार की ग्रंथि अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, स्तन ग्रंथियां। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बोलोगे आप? मानव की वक्ष गुहा में, मानव की वक्ष गुहा में स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं तथा ये डर्मिस की गहराई में, डर्मिस की गहराई में, डर्मिस की गहराई में धसी रहती हैं। लिख देता हूं बेटा, डर्मिस की गहराई में धसी रहती हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया बेटा। इसके बाद आपको बोलना है पॉइंट नंबर दूसरा, कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो संयुक्त नलिकाकार या संयुक्त कूपकीय प्रकार की होती हैं, संयुक्त कूपकीय प्रकार की होती हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर तीसरा बेटा, एपोक्राइन। कल आपको मैं बता चुका हूं और आज भी आपको जब मैंने श्वेत ग्रंथियां पढ़ाया था उसमें भी बता चुका हूं। एपोक्राइन या अंशस्रावी प्रकार की होती हैं। कौन सी? स्तन ग्रंथियां। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बोलेंगे बेटा, कि इन ग्रंथियों के द्वारा मिल्क अथवा दुग्ध का स्त्रावण होता है, जो बेटा नवजात शिशु हेतु पोषक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है बेटा। और एक बात इसमें अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुने, कि ये जो ग्रंथियां होती हैं वो तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं, याद रखना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में बेटा दो बातें हैं, दो अलग अलग बातें। एक तो देखो स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास, और दूसरी बात स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रावण का प्रेरण। दो अलग अलग बातें हो गई ना, दुग्ध के स्त्रावण का प्रेरण। तो बेटा इनके सामने अपन को हार्मोन लिखने हैं। तो देखो स्तन ग्रंथियों का विकास, ध्यान से सुनना, आप सब जानते हैं, एक तो बेटा ऑक्सीटोसिन और दूसरा बेटा एस्ट्रोजन, दोनों हार्मोनों के प्रभाव से होता है। और बेटा स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रावण का प्रेरण, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कह दो, प्रोजेस्टेरोन। और यहाँ पर बेटा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हो गया एक तो, और दूसरा इसमें प्रोलैक्टिन, ये पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। तो अब आप ध्यानपूर्वक सुने, मैं सारी की सारी बात जो आपको स्तन ग्रंथियों में याद करनी है बता रहा हूं। देखिए बेटा बोर्ड पे ध्यानपूर्वक देखो, आपने तीसरे प्रकार की त्वक ग्रंथि कौन सी पढ़ी? स्तन ग्रंथियां। मैं पांचों के पांचों पॉइंटों को बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुन लें। उसके बाद अपन अगली एक छोटी सी ग्रंथि है उसको पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, स्तन ग्रंथियां मानव की वक्ष गुहा में उपस्थित होती हैं और बेटा डर्मिस की गहराई में धसी रहती हैं। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए, स्तन ग्रंथियां संयुक्त नलिकाकार अथवा संयुक्त कूपकीय होती हैं। सुन लिया। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए, स्तन ग्रंथियां एपोक्राइन या अंशस्रावी प्रकृति की होती हैं, अर्थात इनके द्वारा स्त्रावित होने वाले दुग्ध में कोशिकीय अंश उपस्थित होता है, इसलिए इनको अंशस्रावी कहा गया है। ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, ये ग्रंथियां तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पर आइए कि इन ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले पदार्थ का नाम दुग्ध अथवा मिल्क है।
इन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध अथवा मिल्क का स्त्रावण होता है और यह दुग्ध बेटा नवजात शिशु हेतु पोषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कितने पॉइंट हो गए बेटा? 4। और 5वें पॉइंट पे आ जाओ, जो आप आगे भी पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? 5वां पॉइंट, स्तन ग्रंथियों का विकास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों के नियंत्रण में होता है तथा स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रावण में मदद करने वाले हार्मोन बेटा, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा प्रोलैक्टिन, ये दोनों हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रावण में मदद करते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी हार्मोनों के। एक और बात बता देता हूं कि बेटा अपन मानवों की बात कर रहे हैं, मानवों के पुरुषों में स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं होती, निष्क्रिय होती हैं, जबकि स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों का विकास होता है, मीन्स स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निर्माण भी होता है, स्त्रावण भी होता है। इसके बाद तो बेटा कुल 4 ग्रंथियां हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 4 पे जो ग्रंथि अपन पढ़ रहे हैं वो ना बाह्य कर्ण कुहर में पाई जाती है। बाह्य कर्ण कुहर आप समझ गए होंगे, कर्ण की नलिका, और उस ग्रंथि को अपन बोलते हैं बेटा सेरुमिनस, सेरुमिनस या कर्णमोम ग्रंथियां, कर्णमोम ग्रंथियां। ये तो अंग्रेजी का वर्ड है और ये हिंदी में। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो ग्रंथियां होती हैं ये दूध के समान गाढ़े, चाहे वैक्स कह दो, मोम के समान गाढ़े पदार्थ का स्त्रावण करती हैं, जो ना कर्णपटय की सुरक्षा करता है। ये बाह्य कर्ण कुहर की त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं, ठीक है। ये ग्रंथियां कुंडलित और नालाकार होती हैं। सबसे पहले तो आप ये बोल दोगे बेटा, दोबारा मैं कह देता हूं, बस मुझे 2 लाइन इसके अंदर बोलनी है कि सेरुमिनस अथवा कर्णमोम ग्रंथियां, ये ग्रंथियां कुंडलित और नालाकार होती हैं, बाह्य कर्ण कुहर की त्वचा में पाई जाती हैं, रूपांतरित तेल ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित पदार्थ सेरुमन कहलाता है या कर्णमोम कहलाता है, जो कान के पर्दे की सुरक्षा करता है। इसके अलावा और जो ग्रंथियां 2-3 बची हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही अपन बाल की संरचना को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।